Hello everyone, welcome to Smartshala again. This is the second chapter of chemistry for class 10th, that is acid, bases and salts. उसका second part है. तो जैसे कि हमने last part में पढ़ा था कि हमारे जो daily use की चीजें होती हैं या हमारे day to day life का खाना और कुछ animals, कुछ plants में कुछ acids present होते हैं, जैसे कि tomatoes हो गए, जैसे कि सार मिल्क हो गया, अनराइप ग्रेप्स हो गए, टैमरिंड हो गया, जैसे कि एंड स्टिंग में हो गया, जैसे कि हमारा नेटल लीफ है उसके स्टिंग में हो गया. तो हमने पढ़ा था कि प्लांट्स एंड एनिमल्स के अंदर कुछ एसिड्स प्रेजेंट होते हैं. तो क्योंकि ये प्लांट्स एंड एनिमल्स से रिलेटेड एसिड्स हैं तो ये कहलाते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स. तो इन एडिशन टू ऑर्गेनिक एसिड्स हमारे कुछ एसिड्स जो होते हैं वो होते हैं मैन मेड, जो कि हम अर्थ मिनरल्स से बनाते हैं और इसीलिए ये एसिड्स कहलाते हैं मिनरल एसिड्स. तो हम आज इन मिनरल एसिड्स के बारे में डिस्कस करेंगे. तो ऐसे ही कुछ मिनरल एसिड्स हैं. एक है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक है सल्फ्यूरिक एसिड, एक है नाइट्रिक एसिड. तो ऐसे कुछ एसिड्स हैं जो कि मिनरल एसिड्स हैं. तो ये जो मिनरल एसिड्स हैं लाइक जैसे हमने लास्ट पार्ट में पढ़ा था कि जो ऑर्गेनिक एसिड्स थे, क्योंकि हम इनको कंज्यूम करते हैं, हम इनको खाते हैं, तो ये ऑर्गेनिक एसिड्स वीक एसिड्स होते हैं, इसीलिए ये हमको हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते. बट ये जो मिनरल एसिड्स होते हैं वो डेंजरस होते हैं और वो हार्मफुल टू अस होते हैं, हम उनको खा पी नहीं सकते. तो इन एसिड्स के बारे में हम पढ़ेंगे. तो ऐसे ही कुछ मिनरल एसिड्स जैसे हमने देखे हाइड्रोक्लोरिक, सल्फ्यूरिक, नाइट्रिक एसिड्स, ऐसा ही एक एसिड है मिनरल एसिड जिसको कहते हैं कार्बोनिक एसिड. तो ये जो कार्बोनिक एसिड है सिर्फ ये एक माइल्ड है या ये एक वीक एसिड है. बाकी इनमें से बाकी सारे मिनरल एसिड्स स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं जो कि हमारे लिए हार्मफुल हैं. नाउ एसिड्स कॉन्सेंट्रेटेड हो सकते हैं, डाइल्यूट हो सकते हैं. लाइक ये मिनरल एसिड्स भी कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में तो बहुत ज्यादा डेंजरस हैं, बहुत ज्यादा हार्मफुल है हमारे लिए. लेकिन अगर हम इनको डाइल्यूट एसिड्स लें, इनका डाइल्यूट फॉर्म लें, तो ये थोड़े से कम हार्मफुल होते हैं. तो जैसे कि कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट को आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे? फिर कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स वो एसिड्स होते हैं जो कि मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर होता है इनके अंदर जो वाटर होता है, वाटर का कंटेंट वेरी 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 लेस होता है. वाइल जो डाइल्यूट एसिड्स होते हैं, डाइल्यूट एसिड्स के अंदर वाटर बहुत ज्यादा होता है, काफी ज्यादा होता है उनके अंदर वाटर, तो इसीलिए ये डाइल्यूट फॉर्म में होते हैं. तो अब हमें अगर किसी कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट करना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा? हम कहेंगे चलो एसिड के अंदर वाटर डाल दो, डाइल्यूट हो गया. बट नो, ऐसा हम नहीं करेंगे, बल्कि इससे उल्टा करेंगे. हम वाटर लेंगे और वाटर के अंदर धीरे धीरे ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड डालेंगे. वो क्यों करेंगे? क्योंकि अगर हम वाटर में एसिड डालेंगे तो उस टाइम पे क्या होगा, वाटर हमारे पास ज्यादा होगा, एसिड हमारे पास कम होगा, हम ड्रॉप वाइज डाल रहे हैं उसके अंदर. तो जो हीट प्रोड्यूस होगी जब वाटर और एसिड मिक्स होते हैं तो बहुत सारी उसमें से हीट निकलती है. तो जब हम वाटर में एसिड डाल रहे हैं तो क्या होगा, वो जो हीट निकल रही है उससे वाटर सिर्फ हीट अप होगा और ज्यादा उससे कोई नुकसान नहीं होगा. लेकिन अगर हम एसिड के अंदर वाटर डालेंगे तब क्या होगा, जैसे हमने एसिड लिया है उसके अंदर थोड़ा हमने जैसे ही वाटर डाला तो उससे हीट जो जनरेट हुई, उस हीट ने क्या किया, उस वाटर को इवेपोरेट किया. उसकी गर्मी से जो हीट निकली है दोनों के मिक्सचर से, उस गर्मी से वाटर इवेपोरेट होगा और उस स्टीम बन के वो स्प्लैश आउट होगा. हमने जिसमें भी मिक्स कर रहे हैं उसमें से स्प्लैश आउट होगा स्टीम बन के, और वो हमारे कपड़ों को, स्किन को, हमारे बॉडी को, हमारे आईज को और किसी भी चीज को नुकसान दे सकता है.
तो इसका मतलब हमने क्या करना है, whenever we are diluting an acid, so what we have to do is we have to pour acid into water and that too drop wise. हमें drop wise acid को water में डालना है, ना कि water को acid में डालना है. ओके, सो concentrated acids वो हैं जिसमें कि पानी बहुत कम है, dilute acid वो हैं जिनमें कि पानी ज्यादा है. नाउ चलो, अब हमें पता चल गया स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन से हैं. जो मिनरल एसिड्स हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं और जो ऑर्गेनिक एसिड्स हैं वो वीक एसिड्स होते हैं. अब हमें पता चल गया कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स कब बनते हैं और डाइल्यूट एसिड कब होते हैं. नाउ वी विल डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स. नाउ जैसे हमने सबसे पहले एसिड्स की क्या प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि एसिड्स हैव सार टेस्ट, वो खट्टे होते हैं. फिर हमने पढ़ा था, और क्या पढ़ा था, कि एसिड्स क्या करते हैं, वो ब्लू लिटमस को कन्वर्ट करते हैं टू रेड. उसके अलावा हमने पढ़ा था कि एसिड जो होते हैं वो सॉल्यूशंस के फॉर्म में होते हैं. तो एसिड के जो सॉल्यूशंस होते हैं, एसिड सॉल्यूशंस, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट करते हैं एसिड के सॉल्यूशंस. नाउ देखो, जैसे कि हम बात करते हैं एसिड, एक है हमारे पास HCl. तो ये एसिड कैसे बना हुआ है, HCl है, H2SO4 है. सबसे पहली चीज तो हम इन एसिड्स के अंदर देखेंगे कि इन एसिड्स में क्या कॉमन दिख रहा है हमको. H कॉमन दिख रहा है इन सब में. तो ये जो H है, जैसे हम इस एसिड को पानी में डालते हैं तो क्या होगा, ये जो H है वो, ये एसिड जो है वो आयनाइज हो जाएगा. जैसे हम HCl की बात करें, जैसे ही हमने इसके अंदर वाटर डाला, तो यानी कि जैसे ही हमने इसको सोल्यूशन बनाया, तो क्या होगा, जो इसका H है वो आयनाइज हो जाएगा H आयन के फॉर्म में. इसी तरह क्लोरीन भी आयनाइज हो जाता है क्लोरीन के फॉर्म में. और ये H आयन रिएक्ट हो जाता है वाटर के साथ या कंबाइन हो जाता है वाटर के साथ, और ये बनाता है H3O+ आयन. तो ये जो H3O+ आयन है, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिड. इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसिड. तो इसका मतलब जैसे ही हमने एसिड का सॉल्यूशन बनाया, जैसे ही हमने उसको वाटर में डिसॉल्व किया एसिड को, तो क्या हुआ कि वो आयनाइज हो जाएगा H आयन के फॉर्म में, क्लोरीन आयन के फॉर्म में. तो बिकॉज एसिड आयनाइजेज इन वाटर, तो ये आयंस जो हैं ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं. तो इसीलिए हम कहते हैं कि एसिड सॉल्यूशंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि ये आयनाइज हो जाते हैं, इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं. ओके. इसके अलावा एसिड की और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं. जैसे कि हम देखते हैं कि एसिड को जब हम मेटल्स से रिएक्ट करते हैं, तो ये है इसकी केमिकल प्रॉपर्टी. सपोज इसको हम बोलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 1. 3 प्रॉपर्टीज हमने आगे पढ़ ली. एसिड जब मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं, दे गिव सॉल्ट एंड वाटर. वो देखते हैं कैसे, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस. तो वो देखेंगे हम कैसे देगा. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि हम एक मेटल ले लेते हैं Zn, उसके अंदर हम एक एसिड डाल देते हैं. सपोज हम बात करें H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड हम मिक्स कर रहे हैं मेटल के साथ. तो ये क्या करेगा, ये जो Zn है वो क्या करेगा, इस SO4 के साथ कंबाइन हो जाएगा. तो इट विल गिव ZnSO4 एंड H2 बच जाएगा. तो वो H2 गैस के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा. तो whenever acids they react with metal, they give salt plus hydrogen gas. तो ये हाइड्रोजन गैस हम कैसे पहचान सकते हैं, हमें कैसे पता चलेगा हाइड्रोजन गैस है. सपोज हमने एक एक्सपेरिमेंट
कर सकते हैं कि हम एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने जिंक के ग्रेन्यूल्स डाल दिए, उसके अंदर जब हम एसिड डालेंगे ड्रॉप वाइज ऑब्वियसली, तो जब हम उसके अंदर एसिड डालेंगे तो क्या होगा, उसमें से कुछ गैस रिलीज होगी और ये गैस को जब हम डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर के अंदर इस गैस को हम रिलीज कराएंगे और उसके पास एक बर्निंग कैंडल लेकर आए। अगर हम इसके पास एक बर्निंग कैंडल को लेके आएंगे तो हम देखेंगे ये कैंडल जो है वो पॉपअप साउंड के साथ बर्न होगी। पॉपअप जैसे हमने देखा है, वो दिवाली पर हम वो फूलझड़ियां वगैरह चलाते हैं तो कई बारी वो पॉप करती हैं, उसमें से ऐसे चट चट करके आवाजें आती हैं, दैट इज कॉल्ड पॉपअप साउंड। तो ये H2 गैस की कैरेक्टरिस्टिक है कि जब हम उसके पास बर्निंग कैंडल लेके आएंगे तो वो पॉपअप साउंड के साथ बर्न होगी। तो दिस पॉपअप साउंड गिव्स अस द क्लू दैट इट इज H2 गैस। इसके अलावा जब हम देखते हैं कि एसिड्स को हम रिएक्ट कराएं अगर मेटल कार्बोनेट्स के साथ, तो एसिड्स प्लस मेटल कार्बोनेट क्या देंगे वो देखते हैं। तो अगर हम लें कोई एक एसिड और उसको मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराएं, लाइक चलो हम एग्जांपल से ही करते हैं कि मेटल कार्बोनेट लिया हमने, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, उसके साथ अगर हम कोई एसिड रिएक्ट कराते हैं लाइक HCl। अभी मैं बैलेंसिंग पर नहीं जाऊंगी इक्वेशंस की, हम जस्ट ये देखेंगे कि रिएक्शन में हमें क्या ऑब्टेन हो रहा है। तो जब हम इसके साथ रिएक्ट कराएंगे तो हम देखेंगे ये जो Na है वो Cl के साथ रिएक्ट हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, तो ये बनाएगा NaCl विच इज सॉल्ट, प्लस अब जब CO3 है हमारा वो बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और इसके अलावा हमारे पास बचता है हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन, तो ये बनाएगा H2O। तो हम कह सकते हैं when acids react with metal carbonate they give salt plus CO2 plus water। तो जब एसिड्स मेटल कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट होते हैं तो वो सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर देते हैं। इसी तरह से मेटल बाइकार्बोनेट्स हों, मेटल बाइकार्बोनेट्स मतलब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी NaHCO3, दिस इज मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। उसके साथ भी अगर हम किसी एसिड को रिएक्ट कराते हैं, लाइक HCl का ही हम एग्जांपल लेते हैं, तो उसमें भी यही होगा, Na and Cl they will combine to form NaCl, then कार्बोनेट से बनेगा CO2, देन हमारे पास बच गया H एंड ऑक्सीजन, तो उससे बनेगा वाटर। तो व्हेन एसिड्स रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब मेटल बाइकार्बोनेट, दोनों के साथ ही वो देगा सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड दोनों केसेस में हम कैसे कैरेक्टराइज कर सकते हैं कि अगर हम इस कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर में से पास करें, ये जो गैस हमारे पास आई है, अगर हम उसको लाइम वाटर से, लाइम वाटर ओरिजिनली होता है क्लियर सोल्यूशन होता है ये लाइम वाटर, तो ये क्लियर वाटर की तरह दिखता है लाइम वाटर। अगर हम इसमें कार्बन डाइऑक्साइड पास कराएं तो हम देखेंगे कि ये कार्बन डाइऑक्साइड इट टर्न्स मिल्की, सॉरी दिस लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। तो मिल्की क्यों हो जाएगा? क्योंकि हमने इसमें कार्बन डाइऑक्साइड डाल दिया। कार्बन डाइऑक्साइड जब रिएक्ट करता है लाइम वाटर के साथ तो वो मिल्कीनेस प्रोड्यूस करता है। और अगर हम फर्दर इसके अंदर और ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर डालें मिल्की वाले में, तो वो मिल्कीनेस गायब हो जाती है एंड इट बिकम्स अगेन द क्लियर सोल्यूशन। तो वो कैसे हम कर सकते हैं
कि चलो हम इसके लिए रिएक्शन करके देखते हैं। हमने क्या किया, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड हमें मिली थी मेटल कार्बोनेट्स के साथ एसिड को रिएक्ट कराने पर, तो चलो हम उसको लाइम वाटर से पास कराते हैं। लाइम वाटर इज CaOH2। उसमें से अगर हमने ये वाली कार्बन डाइऑक्साइड पास कराई तो वो बनाएगी CaCO3 प्लस वाटर। तो ये CaCO3 जो होती है वो वाइट प्रेसिपिटेट्स होते हैं, यानी वो मिल्कीनेस देती है। दिस CaCO3 गिव्स वाइट प्रेसिपिटेट्स, सो इट गिव्स द मिल्कीनेस। अब अगेन और CO2 इसमें से पास कराएं तो क्या होगा, अभी CaCO3 बना है पहले हमारे पास, और CO2 इसके अंदर अगर हमने पास करा दिया, एंड वाटर तो है ही, जैसे ये वाला है CaCO3 प्लस वाटर, इसके अंदर अगर हमने और ज्यादा CO2 पास कराया तो ये क्या देगा, ये दे देगा CaHCO3 2, and this is because this is soluble in water, ये वाला प्रेसिपिटेट नहीं बनाएगा क्योंकि ये soluble in water है, तो इसकी वजह से ये क्लियर सॉल्यूशन देगा। दिस विल गिव क्लियर सॉल्यूशन। यानी कि हमने क्या किया, सोडियम कार्बोनेट लिया था, सोडियम कार्बोनेट के अंदर हमने HCl यानी एसिड पास कराया, जैसे हमने उसमें एसिड डाला उससे बन गया सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। इस कार्बन डाइऑक्साइड को हमने पहले लाइम वाटर से रिएक्ट कराया, यानी इस कार्बन डाइऑक्साइड को जब हमने लाइम वाटर में पास किया तो उसने क्या किया, लाइम वाटर को मिल्की कर दिया, और लाइम वाटर मिल्की हो गया यानी व्हाइट प्रेसिपिटेट बन गए CaCO3 के। उसके अंदर हमने और CO2 पास कराया तो उसमें बिकॉज उससे बन गया CaHCO3 एंड इट इज सोल्यूबल इन वाटर, सो वो अगेन क्लियर सॉल्यूशन बन जाएगा। तो हमने देखा कि जब भी हम एसिड्स को मेटल कार्बोनेट्स या मेटल बाइकार्बोनेट्स से रिएक्ट कराते हैं तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मिलता है। तो उसके बाद हम एसिड की एक और प्रॉपर्टी है कि अगर हम उसको बेस से रिएक्ट कराएं तो, लाइक अगर when acids react with bases then they will give salt plus water। यानी कि चलो हम ट्राई करके देखते हैं कैसे। हम एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज हमारे पास है एक बेस NaOH, उसके अंदर हमने एसिड डाल दिया HCl, तो डबल डिस्प्लेसमेंट इसमें रिएक्शन होगा, जैसे हमने पढ़े थे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। Na कंबाइन हो जाएगा Cl के साथ तो उससे बन जाएगा NaCl विच इज अ सॉल्ट, एंड HOH कंबाइन होके बनाएंगे वाटर। तो अब हम देखेंगे जब भी हम एसिड एंड बेसिस को रिएक्ट कराएंगे तो उससे सॉल्ट प्लस वाटर बनता है, वाटर भी न्यूट्रलाइज्ड होता है, सॉल्ट भी न्यूट्रलाइज होता है। तो हमने क्या किया, अब हमारे पास फाइनल, पहले हमारे पास था एसिड जिसके पास एसिडनेस है, बेसनेस है। उसके बाद जब हमने इनको मिक्स किया तो हमारे पास सॉल्ट एंड वाटर मिला जिसमें से दोनों ही न्यूट्रलाइज्ड है, ना ही इनमें कोई एसिड का पार्ट है ना ही इनमें बेस का पार्ट है। तो दीज टू आर न्यूट्रल, तो इसीलिए इस रिएक्शन को कहा जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। व्हेनेवर एसिड्स रिएक्ट विद बेसिस they give salt plus water, so both are neutral things, तो इसीलिए इस रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन डे टू डे लाइफ में कहाँ देखने को मिलता है हमको, जब हम कोई एसिडिक फूड खाते हैं और हमारे स्टमक में बहुत सारा एसिड बनता है, एसिडिटी होती है,
तो उस टाइम पे कोई बेस अगर कंज्यूम कर लें, अगर हम कोई बेस पी लें, तो क्या होगा, एसिड के साथ वो बेस जाके मिक्स हो जाएगा और उस एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर देगा एंड वी विल गेट द रिलीफ। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को हम यूज करते हैं मतलब फॉर अ रेमेडी, एक रेमेडी की तरह यूज करते हैं। एसिडिटी की रेमेडी होती है ये। तो इसी तरह और चीजों में भी है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और जगहों पे भी काम आता है, उनको हम बाद में पढ़ेंगे। इसके अलावा एसिड की एक और प्रॉपर्टी है कि जब हम मेटल ऑक्साइड लेते हैं, उसके साथ एसिड को रिएक्ट कराते हैं, तब क्या मिलता है हमें, तब वो देता है सेम सॉल्ट एंड वाटर देता है वो भी। ये भी एक और टाइप का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। यानी अगर मेटल ऑक्साइड्स हैं, सपोज हमारे पास है कॉपर ऑक्साइड, अगर हम उसके अंदर HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड को अगर मिक्स करें तो उससे भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा हमारा, और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। तो ये बनाएगा CuCl2 एंड वाटर। तो ये CuCl2 जो है दैट इज ऑल्सो अ सॉल्ट एंड वाटर, तो दिस इज ऑल्सो अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो इसका मतलब एसिड्स का न्यूट्रलाइजेशन हम कैसे कर सकते हैं, या तो उसको एसिड को हम बेस के साथ मिक्स कर लें, या तो एसिड को हम किसी मेटल ऑक्साइड में मिक्स करें तो हमारे को न्यूट्रलाइज हो जाएगा एसिड। तो ये कहलाते हैं एसिड के न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। उसके अलावा एसिड की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि दे आर कोरोसिव इन नेचर। कोरोसिव मतलब वो किसी भी सरफेस को, लाइक मेटल सरफेस या किसी भी हमारी स्किन को या किसी क्लॉथ को, हर एक को कोरोड कर देते हैं। कोरोड मतलब कि उनका जो अपर लेयर है, जैसे क्लॉथ है, वुड है, स्किन है, वो बर्न कर देते हैं, उस पे ब्लैक स्पॉट्स आ जाते हैं। हम कभी भी कोई एग्जांपल लेके देख सकते हैं, लेकिन इस काम के लिए हमें एक डाइल्यूट एसिड ही लेना है कि अगर हम डाइल्यूट एसिड किसी चीज पर डालकर देखेंगे, क्योंकि नहीं तो हमारे लिए वो हार्मफुल हो जाएगा एक्सपेरिमेंट करना। तो अगर हम कोई डाइल्यूट एसिड किसी चीज पर डालेंगे, किसी की स्किन पर बाय चांस लग जाए, किसी क्लॉथ पर या वुड पर या मेटल पर, तो हम देखेंगे कि उस सरफेस को वो कोरोड कर देता है, वो खराब कर देता है, उस सरफेस को बर्न कर देता है। तो हम कहते हैं कि तभी हम कहते हैं कि हम एसिड्स आर नेवर स्टोर्ड इन मेटालिक कंटेनर्स। उनको हमेशा किसी ग्लास कंटेनर में या थोड़ा मोटा थिक ग्लास कंटेनर्स में ही उनको स्टोर किया जाता है, क्योंकि वो कोरोड कर देते हैं चीजों को। तो हमने देखा यहां तक हमने देखा कि एसिड्स का हमने क्या देखा कि ऑल द एसिड्स, लाइक जैसे हम अभी सिर्फ मिनरल एसिड्स की बात करते हैं, वैसे तो सभी एसिड्स में, लाइक हमारा HCl है, हमारा H2SO4 है, हमारा HNO3 है, हमारा CH3COOH। तो ये सारे एसिड्स जब हम देखते हैं तो इन एसिड्स में सब में H आयन कॉमन है। हम इन सभी एसिड्स में देखते हैं कि H आयन कॉमन है। जैसे ही हम इनको वाटर में ऐड करेंगे, जैसे ही हम इन सारे एसिड्स में वाटर ऐड करेंगे, तो हम देखेंगे ये डिसोसिएट हो जाते हैं, आयनाइज हो जाते हैं। इनमें से H आयन निकल आता है। जैसे ये H आयन निकल आएगा तो ये H आयन प्लस Cl आयन, तो ये H आयन, SO4 आयन, H आयन, NO3 आयन, फिर H आयन, CH3COO आयन। तो हम देखेंगे कि ये हमेशा जब भी एसिड्स को वाटर में मिक्स करेंगे तो इसमें से आयन निकल आता है, H आयन निकल आता है, और ये कहलाता है H प्लस, हम इसको कहते हैं इस तरह से एक्वस, इसको कहेंगे H प्लस एक्वस आयन। तो हर एसिड के अंदर
what do all acids have in common? They have this H ion in common. सभी एसिड्स में H ion कॉमन होता है और इसी वजह से एसिड्स जो हैं वो जब वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. ये हम ड्राई एसिड में नहीं कर सकते. लाइक अगर हमने ओनली एसिड लिया HCl और उसके पास अगर हम ड्राई लिटमस पेपर लाएंगे यानी कि ड्राई ब्लू लिटमस पेपर लाएंगे तो हम देखेंगे इट विल नॉट कन्वर्ट इनटू रेड. वो क्यों? क्योंकि जब तक एसिड सोल्यूशन ना हो, HCl प्लस H2O वाला सोल्यूशन ना हो, जब तक ये नहीं होगा तब तक वो ब्लू टू रेड नहीं होगा, यानी तब वो अपना एसिडनेस नहीं दिखाएगा. क्योंकि वो आयनाइज ही नहीं होगा तो कैसे वो एसिड की प्रॉपर्टी दिखाएगा. तो एसिड्स विल शो देयर प्रॉपर्टीज, दे विल शो देयर बिहेवियर ओनली इन प्रेजेंस ऑफ वाटर. अगर वाटर नहीं है तो दे विल नॉट शो देयर एसिडिक बिहेवियर. तो हम कह सकते हैं एसिड्स बिहेव like an acid only when they are dissolved in water. So only in presence of water they behave like acids, because when there is water then only they ionize into H ion. Now on the basis of their ionization, acids can be characterized into two: स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड्स. जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड्स के बारे में बताया था. स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं उसके अंदर, क्योंकि वो बहुत डेंजरस होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स. कुछ एसिड्स होते हैं उनको हम कंज्यूम नहीं कर सकते स्ट्रॉन्ग एसिड्स को, लेकिन जो हमारे ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो वीक एसिड्स होते हैं, उनको हम कंज्यूम कर सकते हैं, उनको हम खा सकते हैं, वो हमारे बॉडी के लिए नुकसान नहीं करते. तो क्यों ऐसे स्ट्रॉन्ग और वीक होते हैं एसिड्स? तो स्ट्रॉन्ग और वीक इसलिए होते हैं क्योंकि जो एसिड्स वाटर के अंदर कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं, मतलब उनके सारे H आयंस बाहर आ जाते हैं, वो एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं. वीक एसिड्स वो होते हैं जिनको वाटर के साथ मिक्स होने पर दे आर नॉट कंप्लीटली आयनाइज. उनमें कुछ एसिड के पूरे मॉलिक्यूल रह जाते हैं. लेकिन जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं वो जब हम उनको वाटर में डालेंगे तो वो कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं, यानी उनके पास बहुत सारे H आयंस होते हैं. और जो वीक एसिड्स होते हैं उनके पास बहुत सारे H आयंस नहीं होते. देयर आर फ्यू H आयंस, इसीलिए वो वीक हैं. जैसे कि हमने पढ़ा कि जब तक आयनाइज नहीं होगा एसिड, जब तक उसका H आयन नहीं निकलेगा, तब तक एसिड्स अपना बिहेवियर शो नहीं करते, एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करते. तो वीक एसिड्स इसीलिए वीक हैं क्योंकि वो कंप्लीटली आयनाइज नहीं हुए, उनके पास H आयन बहुत कम है. स्ट्रॉन्ग एसिड्स इसीलिए स्ट्रॉन्ग है क्योंकि वो कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं, तो वो अपना एसिडिक बिहेवियर शो करते हैं. तो ऐसे ही अब यहाँ हमने एसिड के बारे में पढ़ा. नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे बेसिस के बारे में. एसिड के यूजेस तो हम जानते ही हैं कि प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर्स, डिटर्जेंट्स, एक्सप्लोजिव्स, कार बैटरीज, ऐसे बहुत सारी चीजों में एसिड्स यूज होते हैं. और फर्टिलाइजर्स बनते हैं उनसे. किसी चीजों की ऑक्साइड, जैसे मेटल सरफेस की ऑक्साइड लेयर भी क्लीन करने के काम होता है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. आज के लिए हमारा इतना ही पढ़ेंगे हम, और इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे बेसिस के बारे में. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. प्लीज सब्सक्राइब दिस. ओके, थैंक्स अ लॉट.